हेलो बच्चों। तो हमारा एक बेसिक लेवल केमिस्ट्री का एक वीडियो आपके सामने है। ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि जब बच्चा क्लास 9 से क्लास 10th में आता है तो क्लास 9th में केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट उसके क्लियर नहीं हो पाते हैं। सबके नहीं हो पाते हैं ऐसा नहीं बोल सकते, कुछ बच्चों के हो जाते हैं, कुछ बच्चों के नहीं हो पाते। तो जिन बच्चों की 9th क्लास अच्छी नहीं गई है, बिगड़ गई है सर, नहीं पढ़ पाए सर, रिजल्ट शादी थी, ये था वो था, वगैरह 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 वगैरह, नो टेंशन। अब 9th क्लास के वो कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री के जो हमें 10th क्लास में चाहिए पढ़ेंगे, उसके लिए बना रहा हूं मैं एक वीडियो। वो है बेसिक लेवल केमिस्ट्री का वीडियो। ठीक है, ओके, चलिए तो हम चालू करते हैं। अब 9th क्लास चालू हुई थी कहां से? मैटर से। कहां से? मैटर से। हाँ भाई, कहां से? मैटर से। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। फिर हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि जो मैटर होता है वो पार्टिकुलेट होता है, मतलब मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। चाहे एयर ले लो, चाहे टेबल ले लो, चाहे फैन ले लो, चाहे लिक्विड ले लो, कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। मतलब मैटर के पार्टिकल्स होते हैं सर, बिल्कुल सही बात। ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और ये पार्टिकल किस फॉर्म में होते हैं? जो ये मैटर के पार्टिकल हैं, या तो वो एटम के फॉर्म में होंगे या तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे। मैटर के पार्टिकल्स या तो एटम के फॉर्म में होंगे या मॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे। ठीक है सर, ये बात सही है। मैटर के जो पार्टिकल होंगे या तो एटम के फॉर्म में होंगे या मॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे। ठीक है, वेरी गुड सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब क्या? अच्छा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है ना, तो कहने का मतलब मॉलिक्यूल भी काय से बने? एटम से बने। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। बहुत सारे एटम या दो से अधिक एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ठीक है, ओके, ये बात भी क्लियर हो गई। ओके सर, मान लिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एटम को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी एटम की बात कर लेते हैं हम। 9th क्लास में हमने एटम की बात की थी। ठीक है, अच्छा सर, ओके। अब कहानी ये आती है कि सर एटम किसके होते हैं? एटम किसके होते हैं? किसके एटम होते हैं? एटम होते हैं एलिमेंट्स के। ठीक है, ये जो हमारी दुनिया है, अपन बोलेंगे अर्थ है, तो अर्थ पर अगर हम देखेंगे तो हमें लगभग 118 तक एलिमेंट पता है। 118 एलिमेंट से हमारी पृथ्वी बनी है। पृथ्वी में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, उनमें 118 एलिमेंट हैं। ठीक है, और भी डिस्कवर हो रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। उनमें से क्लास 9th में आपने 20 एलिमेंट पढ़े थे, मतलब 20 एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का नाम, सिंबल, एटॉमिक मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब आपने पढ़ा था। तो वो सब हमें यहां भी कवर करना है। ठीक है, ओके, चलिए तो चालू करते हैं। तो एटम किसके होते हैं? एटम एलिमेंट्स के होते हैं। एटम एलिमेंट्स के होते हैं, और बहुत सारे एलिमेंट हमारे पास हैं। मैंने बताया 118 एलिमेंट हैं। ठीक है, अच्छा, उन सारे एलिमेंट में से हमें कुछ ही एलिमेंट की स्टडी यहां करनी है। सारे एलिमेंट की स्टडी हमें हायर क्लासेस में करनी है। ठीक है, ओके, ठीक है सर, ओके। अब देखिए, जैसे एक एलिमेंट है मेरे पास,
हाइड्रोजन और एक एलिमेंट है मेरे पास सोडियम। ठीक है, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और एक एलिमेंट है सोडियम। ठीक है, हमने बोला एलिमेंट के क्या होते हैं, एटम होते हैं। ठीक है सर, तो अब बताओ सर, ये हमारा हाइड्रोजन का एटम है और ये हमारा सोडियम का एटम है। तो अब मैं पूछ रहा हूं कि जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैं, उनके जो एटम होते हैं उनमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस हैं, उनमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन और सोडियम, तो ये हाइड्रोजन का एटम है, ये सोडियम का एटम है, तो इसमें सिमिलैरिटी क्या है और इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, मतलब एटम किसके होते हैं, एलिमेंट्स के होते हैं। ठीक है सर, समझ गए। उसके बाद डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है, ये बात करते हैं। ठीक है, अब देखो भैया क्या कहानी है। सिमिलैरिटी, क्या सिमिलैरिटी है, तो ये जो चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी चैप्टर 4 में क्लास 9th के, और वो चीज थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था हमने। मतलब भाई साहब ऐसा है कि ये जो हाइड्रोजन है और जो सोडियम है, दोनों के एटम का स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है सर, स्ट्रक्चर सेम तो है सर, पर कैसा है वो बताओ। बताते हैं, देखो भैया कैसा है। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि इनका स्ट्रक्चर सेम है। जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स हैं, उनका स्ट्रक्चर सेम है। अब कैसा स्ट्रक्चर है सर वो बताओ। बताते हैं, देखिए कैसा स्ट्रक्चर है। देखो भैया, हमने ये पाया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि जो भी हमारा एटम है उसके सेंटर में एक बहुत छोटी सी बॉडी है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। जो हमारा एटम है उसके सेंटर में एक बहुत छोटी सी बॉडी होती है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ओके सर। इस न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं। हाँ भैया, भूल गए क्या? डाल्टन भाई साहब बोल रहे थे कि एटम तो इंडिविजुअल है, एटम डिवाइड ही नहीं होगा, और बाद में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। एटम के अंदर प्रोटॉन मिले, एटम के अंदर न्यूट्रॉन मिले, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मिले। तो डाल्टन भाई साहब बोल रहे थे कि एटम तो डिवाइड ही नहीं होगा, पर डिवाइड हुआ ना, मिले ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कहां मिलते हैं ये? एटम के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो भैया जो न्यूक्लियस है उसके अंदर दो पार्टिकल्स हैं, एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। ठीक है साहब, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। इसके बाद बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां होता है? न्यूक्लियस के आजू बाजू कुछ शेल्स होते हैं। क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। न्यूक्लियस के आजू बाजू, आजू बाजू ना बोल के, न्यूक्लियस को कवर करने वाले है ना, ओके। न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं, ओके। उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन कहां घूमते हैं? शेल्स में। इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। पहले शेल को हम के शेल कहते हैं, सेकेंड शेल को हम एल शेल कहते हैं, थर्ड शेल को हम एम शेल कहते हैं, एंड फिर एन शेल एंड सो फोर्थ। बहुत सारे शेल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, बात समझ में आई क्या? क्या बात बोली मैंने? अरे जितने भी एटम्स हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट के एटम्स हैं, उन सबका ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा भैया। कैसा स्ट्रक्चर? उनके सेंटर में एक बॉडी होगी जिसको बोलेंगे न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विराजमान होंगे, बैठे रहेंगे, कैद रहेंगे। ठीक है, अच्छा सर। और न्यूक्लियस के आजू बाजू शेल्स होते हैं और इन शेल्स में
इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूं, ये सिमिलैरिटी है। सारे एटम ऐसे ही होंगे, चाहे हाइड्रोजन का, चाहे हीलियम का, चाहे नाइट्रोजन का, चाहे फास्फोरस का, चाहे सल्फर का, सारे एटम में सिमिलैरिटी यही है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में आई कि सारे एटम जो हैं वो इस प्रकार के हैं, उनके अंदर एक सेंट्रल बॉडी है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विराजमान रहते हैं और उसके आजू बाजू, न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार सन के चक्कर प्लैनेट्स लगाते हैं, उसी प्रकार न्यूक्लियस के चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। क्लियर है? ओके, यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि भैया डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उसमें सिमिलैरिटी क्या होती है। ठीक है, अब सर ये बताओ, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है? बिल्कुल बताते हैं, चलो। जैसे हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम था और हमारे पास एक सोडियम का एटम था। देखो बना रहा हूं डिफरेंस, हाइड्रोजन को छोटा बना रहा हूं, सोडियम को बड़ा बना रहा हूं। तो पहला डिफरेंस हो गया साइज का। हाँ भाई साहब, डिफरेंट एटम, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम हैं उनके साइज में फर्क रहेगा। सोडियम का एटम बड़ा है, हाइड्रोजन का छोटा है। ठीक है, चलो सर मान लिया आपकी बात, साइज का फर्क आएगा। वेरी गुड सर, और क्या फर्क आएगा बताते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। जो हमारा हाइड्रोजन होता है ना, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एक, उसमें एक ही प्रोटॉन होता है। और सोडियम जो होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 11। मतलब प्रोटॉन की संख्या में फर्क है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहां भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। अरे जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में, याद रखना। बताऊंगा उसके बारे में भी अभी, है ना, आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो भाई साहब क्या फर्क आ गया? एक तो इनके साइज में फर्क है, दूसरा प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, और इसके अलावा न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग हो सकती है। तो ये फर्क है काय में? हमारे डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स में क्या फर्क है? उनके साइज में फर्क हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन में फर्क हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में फर्क हो सकता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में फर्क हो सकता है। मतलब संख्या अलग अलग हो सकती है, पर स्ट्रक्चर क्या है? सेम। बात समझ में आई? क्लियर है? अच्छा सर, इस बात से समझ में आई कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक, उनके एटम्स हैं, ठीक, एटम का स्ट्रक्चर सेम है, ठीक, एटम के अंदर एक बॉडी है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विराजमान होते हैं, ठीक, न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए तो एटम जो होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है जनरली। ठीक है, जो एटम मिलेगा आपको वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के पास उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेट चार्ज क्या हो गया? 0। ठीक है, अच्छा,
एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम भाई साहब जो होते हैं हमारे, उनके पास 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम के पास 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। 11 प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हम बोलें प्रोटॉन के पास 11 प्रोटॉन है तो 11 पॉजिटिव चार्ज, 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 नेगेटिव चार्ज। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 11 से 11 गया, आ गया 0, तो नेट चार्ज क्या हो गया? 0। मतलब आपका एटम कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, ओके, अच्छा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एक बात नोट करें, चलो एक बार नोट करवाता हूं। देखो, जो हमारा एटम है, अगर वो न्यूट्रल है, जनरली न्यूट्रल होता है, पर वो चार्ज भी हो सकता है। कैसे? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। भाई साहब ऐसा है कि एटम जो है, एटम के अंदर न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैद है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैद है, पर इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है, और इलेक्ट्रॉन होता है आवारा। इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है, आ भी सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सकता है। और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से एटम के ऊपर चार्ज भी आ सकता है। अभी जो आपको न्यूट्रल दिख रहा है ना, आगे जाके चार्ज भी हो सकता है। ठीक है ना? वैसे बाय डिफॉल्ट न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर इस एटम ने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर लिया तो ये चार्ज हो जाएगा। ठीक है, वो बताऊंगा मैं भी आपको। ठीक, ओके। तो अगर एटम न्यूट्रल है, ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर होता है, सर एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। कोई भी एटम है उसमें जितने प्रोटॉन है वही क्या है? एटॉमिक नंबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर के, हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, ओके। तो एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और ये दोनों बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। कब? जब एटम न्यूट्रल है, जब एटम न्यूट्रल है। दूसरा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूं, चलो देखो, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, प्रोटॉन कितने होते हैं? 12, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 12। ठीक है, मैग्नीशियम न्यूट्रल है अभी, तो 12 ही उसका एटॉमिक नंबर, 12 ही प्रोटॉन और 12 ही इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? कोई दिक्कत? मतलब अगर एटम न्यूट्रल होता है तो एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के और बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अगर एटम न्यूट्रल होता है तो एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के और बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, इतनी बात हमें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगर एटम चार्ज होता है, अगर एटम चार्ज होता है तो एक बात तो पक्की है। क्या पक्की है सर? बताओ। देखो, एटॉमिक नंबर बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ये बात तो बहुत सच्ची है, सच्ची बात है। ठीक है ना? एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। ठीक है ना? ये बात उतनी ही सच्ची है जितनी जितनी कि भैया एक दिन में 24 घंटे होंगे, है ना? ठीक है, हाँ भाई, ठीक है।
तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। लेकिन यहां पर जब एटम चार्ज हो जाता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नहीं रहते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अब यहां खेला हो गया, खेला क्या हो गया बच्चों? खेला हो गया। अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं है। देख लो जब एटम चार्ज होता है, बताओ सर एग्जांपल। देखो जैसे भाई सोडियम, भाई साहब सोडियम बड़ा प्यारा है यार अपन को, है ना, बड़ा प्यारा है इसलिए उसको यूज करते हैं, है ना। चल तो सोडियम भाई साहब को लेते हैं। सोडियम भाई साहब के पास 11 प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर भी 11। ठीक है। अब हमारे सोडियम भाई साहब होते हैं मेटल। क्या होते हैं? मेटल। और मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं भाई। क्या लूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन। पढ़ेंगे हम लोग ये बात भी, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है सर। तो क्या होगा, ये सोडियम भाई साहब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास बचे 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है सर। अब क्या होगा, 11 प्रोटॉन मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 नेगेटिव चार्ज, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 10 गया तो आया 1, बड़े का चार्ज प्लस, तो सोडियम पे चार्ज आ गया +1। ये बन गया भैया चार्ज्ड एटम। क्या बन गया? चार्ज्ड एटम। समझ में आ रहा है? तो भैया एटम चार्ज कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कोई एटम तो वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। यहां देखो भाई साहब, सोडियम भाई साहब ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, पहले 11 थे अब 10 हो गए, इलेक्ट्रॉन लूज किया, चार्ज कैसा आया? पॉजिटिव, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं आपको मैं। क्लोरीन भाई साहब की बात कर लेते हैं। क्लोरीन भाई साहब का 17 होता है एटॉमिक नंबर, 17 ही होते हैं प्रोटॉन, 17 ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन भाई साहब एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है साहब। तो ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 17 प्रोटॉन पहले थे, अब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया कहीं से, हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। 17 प्रोटॉन 17 पॉजिटिव चार्ज, 18 इलेक्ट्रॉन 18 नेगेटिव चार्ज, प्लस माइनस माइनस, 18 में 17 गया तो आया 1, बड़े का साइन माइनस, ठीक है भैया। तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज आ गया -1। दिख गया साफ साफ, इलेक्ट्रॉन गेन किया नेगेटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन लूज किया पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। तो कोई बोले एटम चार्ज क्यों होते हैं या कैसे होते हैं, तो भैया इसका सीधा उत्तर है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। इलेक्ट्रॉन आए या जाए, अगर इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव चार्ज। अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इतनी बेसिक बातें क्लियर हैं? ओके।